अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं मैट्रिक के अंदर, दोबारा वैसे ही लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू फॉर्म एन आयन, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, लेकिन उसने यहां पर स्टेट लिखी है कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट। बेटा हम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी को तब स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे गैसियस स्टेट के अंदर। गैसियस स्टेट कंडीशन क्यों है? क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर एक एटम दूसरे एटम से बहुत ज्यादा दूर होता है, 300 टाइम अवे फ्रॉम देयर डायमीटर, कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो जब एटम बहुत ज्यादा दूर होगा तो एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो हम एक एटम को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो इसी को अगर हम देखें, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, अगर मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है? 738 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास अगर मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बेटा मैग्नीशियम इस तरह होगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा जो कि प्रोटॉन 12 होते हैं। प्रोटॉन होंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके शेल होंगे, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल होगा। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में कितने होंगे? 8, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस का चार्ज, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो इसे निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को निकाल देने से एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी? 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। इसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। जब बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चली जाएगी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन को, तो इसका नाम होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बन चुका होगा ना, उसमें से निकालना होगा, मतलब कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो इसे निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव 2 बन जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है 1450 किलो जूल पर मोल। एनर्जी बढ़ गई है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वाई? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया बेटा। न्यूक्लियर चार्ज देखो, पहले मेरे दोनों हाथों के अंदर 2 बोर्ड मार्कर थे। अगर इस पहले बोर्ड मार्कर को खींचेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब ये बोर्ड मार्कर खींच लिया जाएगा, अब क्या होगा, अब मेरी सारी एनर्जी इस बोर्ड मार्कर पे आ जाएगी। अब इस बोर्ड मार्कर को खींचने के लिए क्या उतनी एनर्जी चाहिए होगी? नो, अब एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सारी अट्रैक्शन इसके ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी डिवाइड हो रही न्यूक्लियस की, अब एक के ऊपर हो गई। जब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, 2 निकल गए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1450 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है। इसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन भी याद करेंगे। थर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल सेकंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं तो उसे कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती जाएगी। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से रिमूव करते हैं
तो +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी 7730 किलो जूल चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकालना पड़ेगा। इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल होगा, तो यहाँ से एनर्जी निकालने के लिए 7730, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड और थर्ड, बेटा इनकी वैल्यूज याद करोगे, डेफिनेशन याद करोगे। एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाता है, ग्रिप बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस 12, प्रोटॉन 12 ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 12 थे, फिर 11 हो गए, फिर 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन डोमिनेट रहेगा। अब बेटा फैक्टर्स की बात करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? नंबर 1 साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस इफेक्ट करता है। नंबर 2 दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है। नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट, जिसे कहा जाता है नंबर ऑफ शेल। शील्डिंग इफेक्ट या इनर शेल, जिसे हमारा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है, या जो इनर शेल मौजूद होंगे, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, इनके दरमियान जो शेल होंगे, इन्हें इनर शेल बोला जाता है। ये शील्डिंग इफेक्ट, ये रेजिस्टेंस करते हैं, न्यूक्लियस के रिएक्शन को रोकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जाने से। तो उसके अलावा कौन इफेक्ट करेगा? नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिटल मतलब बेटा ऑर्बिटल एस हो सकता है, पी, डी या एफ। नेचर ऑफ ऑर्बिटल ये भी देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल कहाँ से रहे हैं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एस ऑर्बिटल के अंदर, एस ऑर्बिटल स्मॉलर होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, जबकि एफ ऑर्बिटल लार्जर होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एनर्जी कम चाहिए होगी। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसे हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप और पीरियड के अंदर कैसे चेंज होती है? पहले अगर हम बात करें ग्रुप की, बेटा ग्रुप के अंदर जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। बेटा एक चीज याद कर लो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी हमें निकालने के लिए। तो ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी एग्जाम्पल के साथ। नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि एटम का साइज बढ़ गया, शेल बढ़ गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रेंड इन पीरियड की, बेटा ये छोटा सा ही पॉइंट है, ये रीजन तो नहीं लिखोगे। ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड में क्या होता है? जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। तो इट इज ड्यू टू साइज ऑफ द एटम डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, और नंबर ऑफ शेल जबकि कांस्टेंट रहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कह लो या नंबर ऑफ शेल, कांस्टेंट रहेंगे। बेटा ये सिंपल फैक्टर्स हैं, इन दोबारा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसे एक्सप्लेन किया था। तो बेटा ये फैक्टर्स होंगे, आपको सिर्फ 3 फैक्टर्स याद करते जाना होगा। और जो ट्रेंड हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ये ट्रेंड हम हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह का स्केच बना ले, तो ग्रुप और पीरियड का ट्रेंड इस तरह याद कर लें कि ग्रुप और पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ बढ़ती है और कौन सी चीज़ कम होती है। इसे याद करने के लिए एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, उसे रिवाइज करें अच्छी तरह। फिर यहाँ कंप्लीट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।